नमस्कार दोस्तों। आज आप स्क्रीन पे एक नया चैप्टर देख पा रहे हैं। आपको लगता होगा कि जैसे ही क्लास आपके यूट्यूब पे मैसेज बजा तो हो सकता है आपको लगा कि कोई प्रश्न की क्लास होगी या मेगा ज्योग्राफी की कोई सीरीज होगी या कोई पेपर सॉल्यूशन होगा या कोई स्कूल लेक्चरर की क्लास होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पूरी स्लाइड को देख पा रहे हैं साइबर फ्रॉड का नया तरीका। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या कुछ और स्टूडेंट हैं और आपका इनसे बहुत कम संबंध रहा होगा। लेकिन कोई आपका भाई, आपके पिताजी या आपके रिश्तेदार कोई बिजनेस वर्क करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं या कोई अच्छी सर्विस में है, जिनका बैंकिंग कम्युनिकेशन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छा खासा होता है, उन सब लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। जो घटना रियल है, मेरे साथ घटित करने का प्रयास किया, उसको लेकर के और आपके साथ आज के आइडियाज में साझा करूंगा कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में न जाने लोग किस स्तर तक पहुंच गए हैं। वो यन कैन प्रकरण आपके अर्थ तक, आपकी मनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आज ये जो टेली कम्युनिकेशन है, अर्थात ये जो संचार के साधन है, मोबाइल हो गया और बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सब असुरक्षा की भावना हमारे दिलो दिमाग में पैदा कर रहे हैं। और ये असुरक्षा की भावना किस तरीके से हमें सुरक्षित रखने के लिए मजबूर करती है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। एक सामान्य सी घटना थी, एक साइबर ठग के द्वारा मुझे कॉल किया गया था, मैं उस घटना पर बात करूंगा। फिर मुझे लगा कि ये चीज इतनी ज्यादा गहरी नहीं है, हो सकता है किसी ने मेरे एक के लिए किया होगा। अ, कुछ ही दिन पहले मैं मीडिया पर बीबीसी की कुछ न्यूज़ देख रहा था और बीबीसी के अंदर एक रिपोर्ट आई और मैं इस बात की शुरुआत उसी रिपोर्ट से करूंगा और फिर आप अंत तक देखिए। उस वो साइबर ठग जो बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रयास किए गए थे, वही प्रयास हमारे साथ होते हैं, एक्चुअली मेरे साथ होते हैं। क्या क्या किस हद तक वो जा सकते हैं। मैं आपसे ये विशेष निवेदन करूंगा कि ये जो सेशन है आप पूरा देखने के बाद आप अपने उन सभी मित्रों के पास पहुंचाएं जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और हमेशा कम्युनिकेशन साधनों से जुड़े रहते हैं। उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो जाए। कभी कभार हम एक छोटी बात को मजाक ले लेते हैं और कभी कभार हम समझते हैं कि हाँ, हम इतने पढ़े लिखे लोग होकर के और इन साइबर क्राइम के जाल में थोड़े ही फंस सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कभी कभार हमारे ब्रेन में ऐसी बातें घुस जाती है जो उस साइबर ठग के हमारे मेंटल को पढ़ने में बहुत कुछ सहायता कर देती है और वो हमारे मानसिक स्तर को पढ़ करके और वो हमें उलझाने की कोशिश करता है। उलझ सकते हैं, बड़े बड़े लोग उलझ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन सभी अपने मित्रों, भाइयों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि हम इससे बच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की उस न्यूज़ पे ले जाना चाहूँगा और उसके बाद हम बात की शुरुआत करते हैं। बीबीसी की एक न्यूज़ आप तक लाता हूँ, इसको आप सुनिए। आए दिन स्कैमर्स एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे लोगों को ऑनलाइन ठगा जाए, पैसा लूटा जाए। इनका एक नया तरीका मार्केट में आया है, डिजिटल अरेस्ट। तो आज स्पॉटलाइट उसी पर। कोई आदमी पुलिस वाला बनकर या सीबीआई ईडी वाला बनकर आपको मैसेज भेजता है या वीडियो कॉल करता है और बताता है कि आपको ड्रग के मामले में या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। या कहते हैं कि आपने जो पार्सल दूसरे देश में भेजा है उसमें गैर कानूनी सामान मिला है। आप मना करेंगे कि आपने तो कुछ भेजा ही नहीं, तो वो कहेंगे कि आपका आधार और फोन नंबर इस पर लगा हुआ है। इसके बाद वो आपको काफी देर व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप कॉल पर बने रहने के लिए कहते हैं क्योंकि आप अरेस्टेड हैं और आपको जमानत चाहिए तो पैसा भेजिए, या कहेंगे कि पैसा भेजो केस नहीं बनाएंगे। और वीडियो कॉल पर आपको वर्दी में बैठा पुलिस वाला ही दिख रहा होता है, पुलिस स्टेशन या कोई सरकारी दफ्तर जैसा ही दिख रहा होता है।
तो लोग घबरा कर पैसे भेज भी देते हैं और बस गए आपके पैसे। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक फ्रॉड है। कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं होती, कोई आपको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। यही नहीं, और भी तरीके हैं इनके पास। हाँ, अनजान नंबर से तो आप ये देख, आपने एक बीबीसी की न्यूज़ को सुना। अब मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। डिजिटल अरेस्ट, जब मैं इस न्यूज़ को सुना तो मुझे लगा कि हाँ, डिजिटल अरेस्ट का एक फ्रॉड मेरे साथ भी होते-होते बचा। अब मैं एक छोटी-सी घटना बताता हूँ, एक दिन का जो मेरे साथ घटी, और उसके बाद मैं कुछ एविडेंस भी आपको दूँगा। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि एक वीडियो बना कर के और अपने चैनल के माध्यम से बाहर भेजूँ, क्योंकि मेरा चैनल तो स्टूडेंटों का चैनल है। जैसा कि आप नीचे की पट्टी के अंदर देख पा रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ। एक दिन का वाक़या है, मैं सुबह जल्दी-जल्दी कॉलेज पहुँचा, बारिश का मौसम था, और जैसे ही मैं कॉलेज पहुँचता हूँ, तो एक सिंपल से नंबरों से कॉल आता है। देखो, हम चूक कहाँ करते हैं? जो मैडम ने बात बताई थी, बीबीसी मैडम ने, कि व्हाट्सएप नंबर से आपके कॉल आते हैं, तो अब हमारे दिमाग में रहता है कि व्हाट्सएप नंबर से कॉल आएगा, तो ही हम उस फ्रॉड के अंदर फँसेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास एक कॉल आता है जनरल नंबर से, सामान्य नंबर से, सामान्य कॉल आता है, और जैसे ही मैं कॉल रिसीव करता हूँ, तो वहाँ से जिस तरीके से कंपनी के कॉल आते हैं ना, कि आपकी कोई कंप्लेन है तो 1 दबाएँ, कंप्लेन के समाधान के लिए 2 दबाएँ, कंप्लेन हमारी कस्टमर केयर से बात करने के लिए 3 दबाएँ, इस तरीके का होता है। तो एक संजोग बैठता है कि मेरा कोई गीज़र खराब था क्रॉम्पटन कंपनी का, और मैंने कोई कंप्लेन दर्ज करा रखी। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा कि कंपनी की तरफ से कॉल आया है, तो मैंने कस्टमर केयर से बात करने के लिए दबा दी। अब ये, अब जो लोग कहते हैं ना फँसते नहीं हैं, मैंने समझा वो क्रॉम्पटन कंपनी से था, जबकि उसने बोला था कि हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। कस्टम डिपार्टमेंट, इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मैंने, मेरे दिमाग में यूँ आया कि उसने क्रॉम्पटन का बोला है पहले, और उसके बाद में उन्होंने जैसे ही कस्टमर केयर से बात की, तो बात करने का, वो दबाने का बोला, तो मैंने दबा दिया, और उधर से फिर कॉल रिसीव होता है, और वो बोलते हैं कि अ, इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मैंने क्रॉम्पटन के लिए रखा था, ये कस्टम डिपार्टमेंट की बात कहाँ? वहां से सीधा आता है कि सर आपके खिलाफ एक कंप्लेन। अभी भी मैं भ्रमित हूँ। वो बोल रहा है आपके खिलाफ एक कंप्लेन है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने एक कंप्लेन करवाई है। मैंने कहा हाँ सर। हाँ सर, मैंने एक कंप्लेन करवाई है। तो क्या आपको जानकारी है कंप्लेन के बारे में? तो फिर मैंने कहा हाँ सर, मेरा एक गीजर खराब था और मैंने कंपनी, सर गीजर खराब था, आपने किसी दूसरी कंपनी करवाई होगी, हम इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ एक कंप्लेन है। तो मैं अचानक अलग अवाक स्थिति में आ गया, मतलब क्या कंप्लेन है? तो उन्होंने कहा कि सर आपने मलेशिया के लिए कोई डाक भेजी है। वो पूछ रहा है कि आपने कोई मलेशिया के लिए डाक भेजी है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं भेजी। एक्चुअल में वो पहले अपना नाम तो पूछ ही लेते हैं कस्टमर के रूप में, तो मैंने कहा नरेश कुमार बोल रहा हूँ। तो वो सीधा नाम लेकर के ही बात कर रहे हैं कि आपके नाम से सर मलेशिया के लिए कोई डाक भेजी गई है। मैंने कहा सर मैंने कोई डाक नहीं भेजी। तो सर आपके नाम से भेजी होगी, किसी ने आपके आधार नंबर का फ्रॉड इस्तेमाल करके, आपके नंबर का फ्रॉड इस्तेमाल करके भेजी। वो एक जेन्युइनली बात करता है तो बात हो ही जाती है अक्सर। तो उसने कहा कि आप एक एड्रेस नोट कीजिए। तो मैंने एड्रेस नोट किया कि ये डाक कहाँ से भेजी गई है और कहाँ को भेजी गई है। तो उन्होंने मुंबई का एक एड्रेस दिया कि मुंबई में अंधेरी का कोई एड्रेस था, वहां से ये डाक प्रेषित की गई है, और आगे मलेशिया में एक एड्रेस दिया मुझे कि उसके लिए डाक भेजी गई है। एक लिफाफा है जिसके अंदर 58 पासपोर्ट, 58 पासपोर्ट है, और
60 एटीएम कार्ड है और कुछ सिम भी है और 160 ग्राम का या ऐसा कुछ का वो ड्रग्स है, वो जो अपन एमडी कहते हैं, मैथेनॉटिक ड्रग्स करके ऐसा कुछ नाम लिया है। तो अचानक जब ये स्थिति आती है तो थोड़ा बहुत घबराहट तो होती है कि भाई एक जनरल कॉल आया, मुझे क्या पता ये फ्रॉड कर रहा है, अभी तो वो एक जनरल बात कर रहा था। मैंने कहा सर मैंने ऐसी कोई डाक नहीं भेजी, हो सकता है किसी ने गलत नाम से भेजी होगी। तो सर वो आपके नाम से भेजी गई और आपके नंबर से भेजी गई है और इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने और वो जो एक्साइज वहाँ जो भी अधिकारी है उनको ये लिफाफा ये एड्रेस संदिग्ध पाया गया, इसलिए उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को भेजा है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कर रहे हैं और आपके नाम से हैं इसलिए आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा मैं सपोर्ट करूंगा, मेरे नाम से नहीं है, मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि सर ये आप एड्रेस नोट कीजिए, यहाँ से आया है और यहाँ जाना है, यहाँ ये डाक जानी है, आप ऐसा करें अंधेरी के किसी पुलिस स्टेशन पे जाकर के कंप्लेन दर्ज करवा दें। मैंने कहा सर ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ अंधेरी जाकर के, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, मैंने तो कभी मुंबई का सैर भी नहीं किया, मुझे अंधेरी का पता नहीं। तो वो कहते हैं क्या कोई बात नहीं सर, आप दिल्ली के अंदर, उन्होंने कोई एड्रेस दिया, दिल्ली के अंदर वहां जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए कि मेरे नाम का फ्रॉड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सर मैं न दिल्ली जा सकता हूँ और न मैं अंधेरी जा सकता हूँ। तो सर आपको ऑनलाइन कंप्लेन तो करवानी ही पड़ेगी। मुझे सर ऑनलाइन में कंप्लेन किसको करवाऊँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर आप 2 मिनट रुकिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। आप यदि आपके खिलाफ कोई फ्रॉड हुआ है तो हम 2 मिनट में इसकी जानकारी कर देंगे। तो ठीक है बात करते हैं। तो उन्होंने एक कॉल मिलाया कि हम सीधा अंधेरी कॉल ट्रांसफर करेंगे और वहां आप जो भी हमने आपको बताया है ये चीज आप उन पुलिस अधिकारियों को बता दीजिए और वो ऑनलाइन आपकी कंप्लेन ले लेंगे और हम है वो इस मैटर को आपके नाम से न लेकर के बाई डाक उनको चेक करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फटाफट उन्होंने ऑनलाइन कॉल ट्रांसफर कर दी, आगे उन्होंने कॉल रिसीव किया, ठीक पुलिस के अंदाज में उन्होंने बात की, हेलो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अंधेरी, और सुनील कुमार खुद का नाम बताया और पुलिस स्टेशन का नाम बताया। बोलिए क्या कंप्लेन है आपकी। तो मैंने वो बताया कि सर अभी एक इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट से एक कॉल आया है और उन्होंने मुझे ये बात बताई है और मैं है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ये लेटर मेरा नहीं है और ये जो लिफाफा है ये मेरा नहीं है। चलो ठीक है नरेश कुमार, आप आपकी ये कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं। उन्होंने पूरी डिटेल मेरे से पूछी। उसने कहा कि नरेश कुमार आप अंधेरी आ सकते हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता। तो जब भी इसका क्राइम डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेट सॉरी ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है इन्वेस्टिगेशन करेगा तो आपका ऑनलाइन जो अ, आपने आर्ग्यूमेंट दिया है पुलिस के सामने वो हम कोर्ट में पेश करेंगे ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि नरेश कुमार और जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ठीक है सर, कर सकते हैं आप। तो आपको ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट करने के लिए ऑनलाइन आपको वीडियो कॉल के जरिए करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हो सकता है इस उस समय मेरा भी मस्तिष्क इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन कॉल करिए। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने मैंने वो काट दिया। काटने के बाद उस नंबर पे लगाने की कोशिश की, इतने में वो लगा नहीं। फिर आगे से उसका कॉल आ जाता है, व्हाट्सएप कॉल आता है और वो ठीक जैसे ही मैंने कॉल रिसीव किया, सामने एक पुलिस अधिकारी बैठा है और पीछे सत्यमेव जयते लगा हुआ है। ठीक है, रियली ये बात सही है। तो वो मेरे से जनरली बात करता है कि अब आप बोलिए आपकी क्या कंप्लेन है। तो मैंने वो पूरा एड्रेस वगैरह बोला और सारी चीज़ उन्होंने नोट की। उन्होंने कहा कि सर हम 5 मिनट के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस केस की। मैंने कहा ठीक है सर। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर बोले, आपके ये मोबाइल नंबर सही है। मैंने कहा हाँ। आपका नाम नरेश कुमार है। मैंने कहा हाँ। तो आपका कोई आईडी प्रूफ आपके पास है। तो अचानक मैंने कह दिया हाँ सर मेरे पास मेरा आईडी प्रूफ है, तो आप दीजिए। तो एक्चुअली उसने आधार नंबर ही मांगा था, वो मैंने दे दिया। संजोग से नहीं देना चाहिए लेकिन दे दिया। मैंने कहा ठीक। और उन्होंने आधार कार्ड नंबर मेरे से मांग लिया।
फिर इन्वेस्टिगेशन 2 मिनट तक वो मेरे से बात करता रहा। फिर इन्वेस्टिगेशन करके उसने केस के बारे में मुझे बताया कि नरेश कुमार, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे थे और उनके अंदर जो पासपोर्ट वगैरह मिले हैं, वो किसी एक व्यक्ति का नाम लिया कि उस व्यक्ति के जरिए वहां जा रहे हैं और उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग और चाइल्ड ट्रैकिंग का केस है और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा केस है और हो सकता है कि आप उसमें शामिल है या आप शामिल नहीं है तो वो आपके नंबर का इस्तेमाल करके कर रहा है। मैंने कहा सर मैं शामिल नहीं हूँ, आप जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो कर लीजिए। फिर उसने कहा कि आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, क्या आपका कोई ट्रांजेक्शन है? उसका नाम मैं भूल गया, बहुत अच्छा नाम उसने लिया था। मैंने कहा इस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, तो क्या आपका किसी मलेशियाई व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है कभी? मैंने कहा मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके बैंक अकाउंट किस बैंक में है? मैंने कहा एसबीआई में है सर। इतने तक मैंने कह दिया एसबीआई में है। फिर उन्होंने फटाफट सर्च किया कि इस आधार नंबर से 3 बैंक अकाउंट है। मैंने कहा भाई मेरा तो एक ही बैंक अकाउंट है, कोई 3 बैंक अकाउंट नहीं है। तो फिर वो कहता है कि हो सकता है आपके साथ फ्रॉड करके और ये खाते खोले गए हो। एक आईसीआईसी बैंक में है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है और एक एसबीआई में है। मैंने कहा हाँ एसबीआई के अंदर है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी मेरा कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आईसीआईसी में आपका है और पिछले 3 सालों से आपका आईसीआईसी के अंदर ट्रांजेक्शन चल रहा है और अरबों रुपयों का आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये बात गलत है, मैंने नहीं किया, यदि किया है तो किसी ने फ्रॉड किया है। तो क्या आपका आधार कार्ड? फिर वो कहता है कि आपने कभी आधार कार्ड आपकी जर्नी के अंदर किसी होटल वाले को दिया हो? होटल वाले को हो सकता है, मे बी पॉसिबल सर, कभी हम गए हैं बाहर तो होटल में आधार कार्ड तो उसको दिया हुआ होगा फोटो कॉपी। तो फिर ऐसा लगता है यार किसी ने अपना दुरुपयोग कर लिया होगा। लेकिन एक बार की हम थोड़ा वह सोच हमारी कमजोर पड़ जाती है कि जब कोई खाता खुलता है तो उसकी ओटीपी वगैरह आती है, सब कुछ प्रोसीजर सिस्टम होता है, लेकिन वो वहाँ हम सोच नहीं पाते हैं और हम उस चीज में खोए रहते हैं। यार ये कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है हमारे साथ, कैसे कर सकते? अब मेरे साथ मेरा तो कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही नहीं है। बहुत बड़े व्यापारी लोग हैं जिनका बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, वो लोग सोच करके घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन है, आप उस केस के अंदर इन्वॉल्व है। तो फिर मैंने कहा मैं सर नहीं हूँ, तो आप अपना ट्रांजेक्शन निकालिए। फिर उसने कहा कि उसने एक डेट बताई कि इस डेट के बीच में आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, इस डेट के बीच में आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो वो कह रहा है कि सर आप गलत बोल रहे हैं, इसके बीच में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। मैंने कहा मेरा एक ही खाता है, तो मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर वो कहता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होंगे। तो मैंने कहा सर मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करता हूँ, मैं तो फोन पे यूज करता हूँ, बाकी बैंक से ही मैं एटीएम यूज करता हूँ। तो क्या आप अपना फोन पे का स्क्रीन शॉट है वो इस तारीख के बीच का भेजिए। फिर मुझे थोड़ा डाउट लगा कि ये चीज गड़बड़ है। फिर थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि मे भी पॉसिबल हो सकता है गड़बड़ है या कुछ है, तो फोन पे का स्क्रीन शॉट भेजने में क्या समस्या है? उसका मैंने ऊपर से पट्टी अलग कर दिया, दोनों ही डेट का स्क्रीन शॉट भेज दिया कि ये इस डेट को ट्रांजेक्शन, ये इस डेट को ट्रांजेक्शन है, उसमें कोई अपनी गोपनीय चीज जाती नहीं। मैंने उसको भेज दिया। फिर उसने कहा कि आप स्क्रीन शॉट पूरा भेजिए, क्या पता ये आप ही का है। मैंने कहा सर इतना ही आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी हिस्ट्री पूरी भेजिए। मैंने कहा हिस्ट्री तो निकलती नहीं है, बैंक से निकालूंगा। तब थोड़ा मुझे एहसास हो गया कि ये फ्रॉड है। फिर वो थोड़ा धमकी टाइप, लहजे टाइप में बात करने लगा, धमकी के लहजे टाइप में। तो मैंने कहा सर ऐसा करें, मुझे आपकी ये आपका ये सारा सिस्टम समझ में नहीं आता, मेरे पास ही पुलिस स्टेशन है, कॉलेज के पास ही पुलिस स्टेशन था। तो मैंने कहा मैं आपकी वहां से बात करवा देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ये आर्गुमेंट सही नहीं करना चाहते हैं, आप सही बात नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है आपका उनके साथ इन्वॉल्व है और हम अभी अभी आपको ऑनलाइन अरेस्ट करवाते हैं। अभी अभी कैसे अरेस्ट करवाते हैं? हम आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क करवाते हैं, अभी का अभी आपको अरेस्ट करवा देंगे। बढ़िया बात है, जब किसी केस में इन्वॉल्व ही नहीं है तो अरेस्ट कैसे करवा देंगे? तो मुझे थोड़ा फील हो गया कि ये फ्रॉड है। फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, अपने
50 मीटर पास ही तो पुलिस स्टेशन है, तो इनकी पुलिस स्टेशन वालों से बात ही करवा देते हैं। तो इतने में उन्होंने कहा कि आप अपना व्हाट्सएप खोलिए। वो व्हाट्सएप बात कर रहा था कि आपका मेरे साथ व्हाट्सएप खोलिए। तो मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला, देखो कितना वो जल्दी जल्दी कारनामा करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला, तो ये आप एक सामने लेटर खुला जिसमें कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट लिखा हुआ है, बढ़िया सफाई की हुई है, नरेश कुमार सारण, आधार नंबर लिखे हुए, पूरा उसने छापा है। इस केस के अंदर ये इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, और हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है कि ये व्यक्ति है वो इस मामले में इन्वॉल्व है। यार ये कैसे हो सकता है इतना जल्दी? फिर मैंने समझा ये फ्रॉड है। मैंने कहा और इसका आगे ये क्या जाता है? इतने में थोड़ी देर बाद में कि अभी हमने आपका, मतलब बैठा बैठा ही वो कोर्ट से ऑर्डर निकाल रहा है। अब ये दिल्ली की कोर्ट का ऑर्डर है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द फर्स्ट क्लास, दिल्ली, मेरे नाम का एसेट सीजर ऑर्डर निकला, संपत्ति को सीज करने का ऑर्डर निकाल दिया। अब मुझे, मैं थोड़ा समझा, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्यादा समझदार तो नहीं। इतना समझदार होता तो उनके साथ लंबी इतनी बात क्यों करता? थोड़ा समझा, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण मैंने ये समझा कि इतनी जल्दी कंप्लेन दर्ज हुई, अचानक कोर्ट से ये ऑर्डर निकल गए, इसका मतलब ये केस तो पहले से ही था। तो फिर मुझे वहां ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवाने की क्या आवश्यकता थी? इन इन धाराओं के अंदर संपत्ति सीज करने का ऑर्डर। फिर वो व्हाट्सएप पे बात कर रहा है कि देख लिया आपने आपका ऑर्डर? मैंने कहा हाँ सर मैंने देख लिया। तो आप तो घबरा, आप पर, आपके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब आप इसमें इन्वॉल्व है इस केस में। मैंने कहा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, आप करिए इन्वेस्टिगेशन। इतने में उन्होंने एक और ऑर्डर भेजा, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, दिल्ली, और ये लिखा वारंट ऑफ अरेस्ट। ये 3 ऑर्डर उन्होंने भेजे, जो मैडम ने बताई थी ना बात। तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। फिर जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन, इतने में चलते चलते पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस के मित्र दोस्त से बात की, उन्होंने कहा गुरु जी क्या हुआ? मैंने कहा कोई अंधेरी पुलिस स्टेशन से सुनील कुमार नाम करके कोई ऐसे तो बात कर रहा है कि आपके खिलाफ है वो, ये कंप्लेन है और आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जाता है। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा सर सीरियसली बात करें। तो उन्होंने उनसे बात की। अब देखो, जैसे ही मैं वहां से निकला, पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा, तो उन्होंने उस कॉल को ऑडियो मोड पे कर दिया, यानी वो आदमी दिख नहीं रहा, अब केवल ऑडियो टाइप आ रहा है। तो उन्होंने बात की कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कंप्लेन है, और कंप्लेन कंप्लेन भी किसकी कर रहे हैं? सीबीआई से, और वहां से कर रहे हैं। ये जैसे पूर्व में मैंने आपको एक लेटर बताया था, ये देखिए, स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सूद, और नीचे लिखा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इतनी जल्दी सीबीआई ने कर ली, सीबीआई भी साथ में आ गई, क्राइम ब्रांच। और केस क्या लगाया? देखो यहाँ मैंने लिखा है, केस लगाया इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैकिंग केस। इतना इतना बड़ा केस और ऑनलाइन हो रहा है। तो फिर उन्होंने, पुलिस अधिकारियों ने बात की, तो उन्होंने बस 2 ही शब्द कहा कि इनके खिलाफ कंप्लेन है और हम आपको इनका अरेस्ट ऑर्डर भेज दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप भेज दीजिए अरेस्ट ऑर्डर। इतना कहने के बाद उन्होंने वो कॉल वहां से डिस्कनेक्ट कर दी। फिर पुलिस अधिकारियों से, जो भी पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि ये इस तरीके के फ्रॉड लोग होते हैं। तब मुझे समझ में आया कि वो मुझे वहां तक ले जा सकते हैं। कहां तक? आधार कार्ड में भेज सकता हूँ, और यहां तक कि मैं उनको बैंक डिटेल की एक जनरल डिटेल तक दे सकता हूँ, भाई मेरा इसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। काश वो, मतलब ब्रेन वॉश किस तरीके से कर देते हैं। यदि कोई बड़ा आदमी होता है जिनका ट्रांजेक्शन वर्ल्ड के देशों के साथ होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि मेरे नाम से किसी ने फ्रॉड कर दिया होगा, और वो खुद को इस तरीके से वो खो देता है कि यार ये हो गया, अब मैं क्या करूंगा? तो ऐसी कंडीशंस में हो सकता है वो अगला स्टेप ये कहे कि आपकी बैंक डिटेल मांगी, और जैसे ही आप बैंक डिटेल देते हैं तो उनमें कुछ बैंक के कोड वगैरह हो सकते हैं, अपना वो नंबर वगैरह भी जा सकता है, आधार कार्ड दिया हुआ है आपका, और नेट बैंकिंग का वो प्रोसीजर जा सकता है। ऐसी कंडीशंस में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये एक छोटी सी घटना थी,
आप अपने मित्र और दोस्तों के साथ ज़रूर बताएँ कि यदि इस तरीके से कोई व्यक्ति कंपनी का बन करके पहले तो जिस तरीके से कस्टमर केयर के कॉल आते हैं, इस तरीके से कॉल आता है। फिर वो आपको कहते हैं कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है और आप आपसे एक जनरल वे में बात करते हैं। फिर वो आपके साथ एक जनरल व्यवहार में बात करके और गहराई में ले जा करके और आपको आपके माइंड को इतना वॉश करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ये घटना मेरे साथ घटित हो गई है। अब इसका समाधान मैं क्या करूँ? तो तब वो जो वीडियो था उसमें जो बीबीसी की पड़ताल हुई थी, उस मैडम ने कहा था कि कई लोग इस चक्कर में कि आपका ऑनलाइन ज़मानत दे देते हैं या ऑनलाइन केस है वो ड्रॉप कर देते हैं, इसलिए आप इतनी फीस जमा करवाइए। वो पहले तो एडवोकेट की फीस माँगेंगे जनरली कि आपको एडवोकेट रखना है तो आप ऑनलाइन एडवोकेट हमारा ये एडवोकेट है, इनसे इस बात पर इन नंबरों पर आप बात करिए। तो अब बड़ा आदमी होगा तो थोड़ा बहुत फँस भी सकता है, तो वो तो फटाफट साथ में बैठ कर के ही बात कर लेते हैं। और उनका जो बात करने का तरीका सारी चीज़ें मैं यहाँ बता नहीं सकता। उनका जो बात करने का तरीका है, किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो वायरलेस पे बात करते हैं, कम्युनिकेशन इनकी डिटेल चेक कीजिए, इनके बैंक डिटेल चेक कीजिए, इनका जो फॉरेन ट्रांज़ैक्शन है वो चेक कीजिए और इस केस के अंदर और कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी जो लास्ट हियरिंग है इस केस की कब हुई, क्या इस हियरिंग से पहले इस व्यक्ति का कोई नाम आया है कि नहीं आया है? इस तरीके से वो आपको सुना-सुना करके बात करते हैं, ताकि आपको आपको ऐसा लगे कि रियली मेरे साथ कोई घटित हो गया है या किसी व्यक्ति ने घटित कर दिया है। तो नॉर्मली मेरी ये एक सामान्य जानकारी आपको पहुँचाने की थी। मुझे जो घटना मेरे साथ घटित हुई, उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। तो हो सकता है कि इस बात को सुनने के बाद और उन लोगों की चंगुल में और जो भी मित्र साथी आपके जो भी रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में फँसने से बच सकें। हमारी ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस बहुत बड़ी भयानक चकाचौंध भरी दुनिया में न जाने किस कदम पर ठगी के एक वातावरण में हम जकड़े जा सकते हैं, उससे हम बच के रहें। और जिनके पास बहुत कम है, कुछ नहीं है, वो ये नहीं समझे कि ये मेरे काम का नहीं है। हो सकता है उसका कोई मित्र हो, उनका कोई पड़ोसी हो, उनका कोई रिश्तेदार हो, जो अच्छा खासा वर्क करता है, उनके साथ ये घटित हो सकता है। जो हमेशा बड़ी मात्रा में बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करता है, उसके साथ ये घटित हो सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सेशन में। माफ़ी चाहता हूँ भूगोल से हट कर के अलग सेशन था और न ही कोई मोटिवेशनल सेशन था। कभी-कभार हम मोटिवेशनल सेशन पर भी बात करते हैं, वो भी नहीं था। बट डरावना ज़रूर था, लेकिन शिक्षा ज़रूर देगा। धन्यवाद।